हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग ज्योग्राफी जो है 6th क्लास की एनसीईआरटी उसको कंटिन्यू करते हैं। एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, चैप्टर 4 जो है वो हम स्किप कर रहे हैं। वो आप सब लोग जो चैप्टर उसका नाम है मैप्स, आप उसको काट दो अपने कोर्स और सिलेबस से। वो किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, वो एक्स्ट्रा रेफरेंस के लिए ऐसी चैप्टर दे रखा है। आपको उसमें डायरेक्शन बता रखी है कि मैप किस किस प्रकार के होते हैं और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन क्या होती है मैप में। तो वो यूजलेस चैप्टर है, टाइम वेस्ट करवाएगा वो हमारा, वो किसी काम का नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली 5th चैप्टर से अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि प्लेलिस्ट में आपको 4th चैप्टर नहीं देखने को मिल रहा है। 4th चैप्टर काम का ही नहीं है, ठीक है। 5th चैप्टर है हमारा मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। जैसा कि हमने 1st चैप्टर में पढ़ा था, अर्थ जो पृथ्वी है वो इकलौता ऐसा ग्रह है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। इंसान शुरू से पृथ्वी पर यहाँ पर रह रहे हैं बिकॉज यहाँ पर ज़िंदगी को चलाने वाले कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ज़िंदगी को जीना आसान और रहना आसान बना देते हैं, जैसे ज़मीन, पानी और हवा। और इंसान को या किसी भी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए इन्हीं तीनों तत्वों की आवश्यकता होती है। अर्थ का जो सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जोन है, लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी हम लोग उसको ये कह सकते हैं कि ये जो 3 तत्व हैं, धरती, पानी और हवा, ये तीनों कंपोनेंट्स जब इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि जैसा कि हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, लैंड, वाटर, एयर, ये जहाँ जहाँ पर कोलाइड करते हैं तो ये जो ट्राइंगल होता है, जो इनका कोलिजन पॉइंट होता है, ये जाकर एक डोमेन बनता है जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर इज इक्वल टू दीज 3 पार्ट्स, लैंड, वाटर एंड एयर, और वाइसी वर्सा। इन तीनों को कंबाइन करके जो बनता है डेट इज नोन एज बायोस्फीयर। एक ही बात है, कैसे भी करके बोल लो। लेकिन यहाँ पर लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ रहती हैं। कुल मिलाकर बात ये है, जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन होता है जिसपे जीव जंतु ठोस तरीके से मजबूती के साथ अपने पाँव टिकाकर खड़े रहते हैं, वो होता है लैंड का पार्ट। लैंड को हम लोग जोग्राफिकली कहते हैं, इट इज़ नोन एज लिथोस्फीयर। जब गैसेस वगैरह जो अर्थ पर प्रेजेंट होती हैं, जो कि एयर वगैरह जाकर बनाती हैं, वो होता है एटमॉस्फेयर का पार्ट। अब एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है उसके अंदर बड़ी सारी तरह की गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, आर्गन, जियोन, ये सारी की सारी जो गैसेस होती हैं ये प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे बताओ जल्दी फटाफट, 78% कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन। उसके बाद 21% कौन सी? ऑक्सीजन, और 1% अदर गैसेस, ठीक है। ये वाली कहानी हम जान चुके हैं। पानी जो है वो एक अर्थ का बड़ा लार्ज सरफेस कवर करता है और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के अंदर पानी हर एक फॉर्म के अंदर कवर करा जाता है, मैंने आपको बताया भी था। सिर्फ ऐसा मत सोचना लेक, ओशन, रिवर्स, इन्हीं के पानी को हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इनफैक्ट ग्लेशियर्स, आइसबर्ग्स, बर्फ़ की कोई भी चीज़ है वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। स्नोफॉल वगैरह, हेल, स्लीट स्टॉर्म, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हेल, स्लीट, ओले वगैरह जो होते हैं ना, उनको कहते हैं हम लोग ये हेल, स्लीट, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। ये सब भी जो है हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। तो हाइड्रोस्फीयर के अंदर वाटर जो चाहे बर्फ़ की फॉर्म में हो, चाहे पानी की फॉर्म में हो, चाहे वाटर वेपर की फॉर्म में हो, इट विल बी अ पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। आइस की फॉर्म को स्पेशली हम लोग कहते हैं क्रायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर एक ऐसा नैरो जोन होता है जहाँ पर हमें ये पानी, धरती और हवा एक साथ मिलते हैं और ये एक ऐसा कंडीशंस बनाते हैं जो कि हैबिटेबल कंडीशंस बनती हैं बड़ी सारी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए। ग्रीक लैंग्वेज के अंदर हमने पढ़ा था एक चीज़ हिस्ट्री के अंदर, लिथोस का मतलब होता है स्टोन, एटमोस का मतलब होता है वेपर, और हुडोर का मतलब होता है वाटर, बायोस का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। अब बात करते हैं लिथोस्फीयर की। जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का उसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग में एक लाइन में क्रिस्टल क्लियर वर्ड में लिखनी हो तो ये डेफिनेशन आप यूज़ कर सकते हो। प्यारी डेफिनेशन है, नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे आपके। सॉलिड पोर्शन जो अर्थ का होता है, इट इज़ नोन एज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के अंदर क्या होता है, अर्थ की क्रस्ट पर जितने भी पहाड़, चट्टाने, पत्थर, कंकड़ जो भी मौजूद हैं, और इनफैक्ट इन पत्थर कंकड़ से इनका कंप्रेशन होकर, इनके बीच में टकराव होकर ये थोड़े थोड़े साइज पे रिड्यूस होकर मिट्टी का चूरा बन जाते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सॉइल, और सॉइल की लेयर यानी कि परत। एक बड़ी थी चट्टान, उसमें उसके 2 चट्टानों के बीच में, पत्थरों के बीच में, कंकड़ों के बीच में इंटरेक्शन हो ही जा रहा है,
वो साइज में रिड्यूस हो जा रही हैं क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो उनसे छूटते चले जा रहे हैं। ये लेयर बाय लेयर कलेक्ट जो अर्थ पर करता जाता है, ये होती है मिट्टी की लेयर। इसके अंदर बड़े सारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं। इन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की मदद से बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं मिट्टी के ऊपर या मिट्टी के अंदर, लेकिन मिट्टी का बेस बनाकर। जैसे प्लांट मिट्टी को बेस बनाकर अपनी जड़ें अपनी टिकाकर जो अपना रूट सिस्टम से शूट सिस्टम होता है वो सॉइल पे सस्टेन करते हैं, और बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म, स्नेक बड़े सारे बरोज बनाकर यानी कि होल वगैरह बनाकर, गड्ढे वगैरह बनाकर अर्थ के अंदर रहते हैं। अर्थ की सरफेस की दो मेन डिविजन्स होती हैं। जो बड़ा सा लैंडमास होता है अर्थ पे वो होता है सबसे बड़ा लैंडमास कॉन्टिनेंट, ठीक है। और सबसे बड़ी वाटर बॉडीज जो होती हैं वो होती हैं ओशन बेसिन्स, या फिर सिंपली आप उनको ओशंस भी कह सकते हो, ठीक है। सारे के सारे जो ओशंस होते हैं दुनिया के वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, एक मिनट में दिखाता हूँ, मैं पहले इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। जो लेवल होता है सी वाटर का वो हर जगह सेम होता है। इसमें तो आपको कोई शंका तो नहीं है कि अगर आप इंडिया के पास से लेकर यूएसए तक जाओगे और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया तक जाओगे तो सारा का सारा ये जो पानी का लेवल है, ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका में ज़्यादा है, इंडिया में इतने लेवल पे और ऑस्ट्रेलिया में कम लेवल पर है। पानी हर जगह पर सारे ओशंस में यानी कि एक समान लेवल पर उसका लेवल ये है। इसका लेवल ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि कहीं पर पानी ऐसा है, कहीं पर ऐसा है और कहीं पर ऐसा है, ऐसा नहीं है। यानी कि स्ट्रक्चर जो है ओशंस का वो ये है, ना कि ये वाली बात क्लियर है ना, कॉमन सेंस है ये। तो पानी का सरफेस कहीं पर ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। ऐसा क्यों है वैसे? पानी का सरफेस हर जगह इक्वल है, इवन है, अनइवन नहीं है लेवल जो है सी वाटर का। क्यों है ऐसा? मेरी बात समझ गए ना? शायद से समझे नहीं, और रुको मैं इसमें दिखाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, पानी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कैसा भी करके अगर आप देख लो तो ऐसा नहीं होगा कि इनमें से कहीं का भी जो पानी जहाँ आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है तो वो अमेरिका के पास मतलब पानी इतनी ऊंचाई पर है, अफ्रीका में वो इतनी ऊंचाई पर है, एशिया में वो इतनी ऊंचाई पर है, ऑस्ट्रेलिया में वो यहाँ पर है। ये स्ट्रक्चर नहीं है कि पानी यानी कि पूरे अर्थ पर एक सेम लेवल पर है। यूएसए में भी अगर मतलब मान लो, कहने एक एग्जांपल दे देता हूँ, 1200 फीट की ऊंचाई पर अगर एज़ कम्पेयर टू लैंड मास अगर यूएसए में पानी मिल रहा है तो इतना ही बिल्कुल सेम इंडिया में होगा सी वाटर, ओशन वाटर। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि यूएसए में 1200 फीट पर पानी है, अफ्रीका में 1000 फीट पर है, ऑस्ट्रेलिया में 900 फीट पर है, और एशिया के अंदर यहाँ पर क्या कहते हैं कुछ भी मान लो 900 फीट पर है। ऐसा नहीं होता। राइट स्ट्रक्चर इज दिस, नॉट दिस। ये समझा रहा हूँ, क्लियर है ये वाली बात? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये इवन पानी का जो लेवल है ऐसा क्यों पॉसिबल है? जल्दी बताओ क्यों पॉसिबल है ऐसा कि हर जगह जो पानी का लेवल है वो सेम है? क्या? नहीं, वाटर की प्रॉपर्टी से कुछ नहीं ले लेना। वैसे तो वाटर तो कहीं भी डाल दो वो तो ठीक ही है। ऐसा क्यों? अर्थ की शेप की वजह से भी, एक तो जियोइड शेप, ठीक है। और ऊपर से क्या है कि लैंड मास जो है, जो ओशन फ्लोर है वो भी इवन है। कॉन्टिनेंट्स तो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं ना। मान लो कि यहाँ पर एक पहाड़ है, उधर एक ऐसा करके गड्ढा है, और फिर एक पहाड़ है, फिर यहाँ पर एक पहाड़ है, फिर इधर एक गड्ढा है, फिर ऐसा वो पहाड़ है। अगर पानी को सपोर्ट करने वाला कुछ ऐसी चीज़ हो तब तो हम ये भी कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर ये जो पानी लोकेटेड है ये ज़्यादा ऊंचाई पर है, और इस गड्ढे में जो पानी लोकेटेड है वो कम ऊंचाई पर है। लेकिन यहाँ पर अर्थ पर जो पानी बना है वो किसी गड्ढे के अंदर धंसकर नहीं बना हुआ है, बल्कि पानी पूरा भरा हुआ है, और ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो लैंडमास के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। याद करो बेसिक नॉलेज हमारी जो हमने पढ़ी थी, ऑल कॉन्टिनेंट्स आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर। क्लियर हुआ थोड़ी सी वाली चीज? यहां पर ऐसी चीज नहीं है ना जो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, ये चीज नहीं है। यहां पर अर्थ पर पानी हर जगह एक समान लेवल पर है अर्थ के ऊपर, चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ
वो आपको इसी लेवल पर दिख रहा है, ना कि ऐसे लेवल पर कि कुछ ऐसा फिर कुछ ऐसा, फिर यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा। नहीं, पानी का स्ट्रक्चर राइट फॉर्म में ये है, ना कि ये है। क्लियर है वाली बात? जल्दी बताओ। तो यहां पर देखो, द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। ठीक है। अब जब हम किसी को भी जैसे बोलते हैं ना कि ये जगह जो है वो इतनी ऊंची है एज कम्पेयर टू सी लेवल, दिल्ली इतना ऊपर है सी लेवल से, या हिमाचल प्रदेश इतना ऊपर है सी लेवल से, या कोई भी जगह हम बोल रहे हैं, कोई भी हिल स्टेशन बोल रहे हैं, कोई भी स्टेट बोल रहे हैं कि वो इतना ऊंचा है, हम उसको इतना ऊंचा इतना नीचा कैसे कह देते हैं? हम लोग एक पॉइंट को तो, एक बेस को बनाकर तो मेजर करेंगे ना। हमेशा हम लोग किसी भी चीज़ की ऊंचाई की जब बात करते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर सी लेवल को देखते हैं और इसको देखा जाता है एज 0.0। ये बेस होता है। इसके बाद लिथोस्फीयर, यानी कि ज़मीन पर कोई भी चीज़ अगर होती है, मान लो ये एक प्लेट्यू है और ये एक माउंटेन है, ये एक प्लेट्यू है और यहाँ पर ये एक माउंटेन है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये प्लेट्यू की हाइट जो होगी ना, मान लो कि इस प्लेट्यू की हाइट है 200 फीट, 200 फीट। तो ये 200 फीट जो है ना, ये 0.0 ये है, ये वाला पॉइंट, ये जो मैंने डार्क करा है ब्राउन से, क्योंकि सी लेवल की हाइट को 0 हम लोग मानते हैं। और जैसे जैसे ये 0, 1, 2, 100, 150, 200, ये 200 की फीट पे जैसे ही आया, ये बनती है इसकी हाइट। तो हम लोग लेवल ऑफ मेजरमेंट या फिर बेसिक लेवल या पॉइंट ऑफ रेफरेंस किसे रखते हैं? ज्योग्राफी में किसी की भी हाइट को मेजर करने का सी लेवल को रखते हैं। ये वाली बात याद रखना। बहुत सारे अच्छे तैयारी करने वालों को भी नहीं पता होती कि ज्योग्राफी में हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस किसको रखते हैं किसी भी चीज़ की ज्योग्राफी में, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की हाइट को मेजर करने के लिए, चाहे वो वाटरफॉल हो, माउंटेन हो, प्लेट्यू हो, कोई भी प्लेन हो, कोई भी मैदान हो, ग्रासलैंड हो, उसकी हाइट हम कैसे कह देते हैं कि ये इतनी ऊंचाई पर है। हिमाचल प्रदेश इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, हिमालय इतनी ऊंचाई पर है, हिंदुस्तान इतनी ऊंचाई पर है, रशिया इतनी ऊंचाई पर है। अरे भाई, किससे ऊंचाई पर है, कहाँ पर, कौन, कोई भगवान लिए खड़ा है क्या हाथों में? तो नीचे जो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ना, वो जनरली होता है लेवल ऑफ सी, जिसको हम लोग 0.0 मानकर चलते हैं। बस इसी के ऊपर से जो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, तो यानी कि ये सी लेवल की हाइट बढ़ती चली जा रही है। बस सी लेवल से उस चीज़ की हाइट बढ़ती चली जा रही है। इस 0 पॉइंट से वो चीज़ पहुंच चुकी है, यानी कि 800 फीट की ऊंचाई पर, ये वाली बात होती है। और सी लेवल को हम लोग बोलते हैं इट इज़ टेकन एज 0 पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू मेजर द हाइट ऑफ एनी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर साइंटिफिकली। हाईएस्ट जो माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन की जो पीक है माउंट एवरेस्ट, इट इज़ लगभग 8,848 मीटर्स अबव सी लेवल। उसके बाद एक तो ये चीज़ है, हाईएस्ट स्ट्रक्चर अर्थ पर ये है। जब लिथोस्फीयर से देखोगे तो डीपेस्ट स्ट्रक्चर अर्थ पर है मरियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशन के अंदर 11,022 मीटर। ठीक है, ये आपको एक मूवी आई थी, उसमें आपको देखने को मिल सकता है, आपने देखी होगी शायद से, लाइफ ऑफ पाई। वो एक लड़का बोट पर टाइगर के साथ फंस जाता है ना, वो देखिए किसने लाइफ ऑफ पाई। हाँ, इरफान खान वाली मूवी, यस। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार इस पे निगाह मारते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको ध्यान से देखो। ये सारी चीज़ें बेसिक तरीके से यहाँ पर याद कर लेना। क्या? एशिया जो है यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है। इसके अलावा वर्ल्ड में आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा? एशिया। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा? ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है, कॉन्टिनेंट भी है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक
लेवल पर मैं आप सबसे बात करता हूँ, बिकॉज मैं कभी भी कोई नया चीज़ पढ़ाने से पहले ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपने पढ़ी हुई है। तो जो जानते हैं वो अच्छी बात है तो बहुत बच्चों वाली बात ही, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो आज पहली बार सुन लो, थोड़े कुछ फैक्ट्स पढ़ा लो। एशिया जो है और यूरोप जो है, इनके बीच में अक्सर एक डिबेट चलती है, इनकी बाउंड्री ना डिफाइंड नहीं है। तो कभी कभार हिस्टोरिकली इनको यूरेशिया भी कह दिया जाता है, क्योंकि एक फिक्स चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी इस एशिया और यूरोप के अंदर, यानी कि यूरेशिया के अंदर फैलने वाली एशिया से यूरोप तक एक कंट्री है जो कि लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, रशिया। रशिया जब तक एशिया में है और उससे फिर जब हम लोग वेस्टर्न साइड यानी कि लेफ्ट साइड मूव करते हैं, तो बीच में एक पहाड़ है जो कि एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है, उसका नाम है उरल माउंटेन्स। क्या नाम है? उरल माउंटेन्स। यहाँ पर अपना बेस बना लो, तमिलनाडु से एक एक स्ट्रक्चर के ऊपर एक एक दिन बिताएंगे हम लोग, एक एक पहाड़, और जो भी इस मैप पे आपको दिख रहा है इस फोटो में, उसके ऊपर हम पूरा टाइम बिताने वाले हैं। इसलिए पहले अपना बेस बना लो, यहाँ पर पूरी अपनी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कर लो अंबुजा सीमेंट से, उसके बाद हम लोग ऊपर की फ्लोर्स बहुत अच्छे से बनाएंगे इसके। यूरोप के अंदर जो लेंदियस्ट माउंटेन पीक है वो है एल्प्स माउंटेन, एल्प्स, ALPS, एल्प्स। ठीक है। ऊपर की तरफ जो ओशन है वो है आर्टिक ओशन, नीचे की तरफ जो ओशन है वो है सर्दर्न ओशन, या एंटार्क्टिक ओशन भी आप इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया जो है, यहाँ पर जो माउंटेन चेन है वो है ग्रेट डिवीजन। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, आप अपनी NCERT खोलोगे तो आपको क्लियर दिखेगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहाँ पर सबसे बड़ा डेजर्ट है वो है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, बगल में इसके पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन, और नीचे की साइड अगेन सर्दर्न ओशन, या जिसको एंटार्क्टिक ओशन भी बोल सकते हो। फिर एशिया के अंदर माउंटेन चेन जो है हिमालयन माउंटेन चेन, और यहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू इज तिब्बतन प्लेट्यू। ठीक है। फिर एक ऐसा समुद्री स्ट्रक्चर या पानी कह सकते हो, पानी का स्रोत जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स से घिरा हुआ है, यूरोप से, एशिया से और अफ्रीका से, डेट इज मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के अंदर बड़ी सारी ना छोटी छोटी सीज हैं, ये 12 या 13 सीज हैं जो कि यहाँ पर आसपास बन रखी रहती हैं। इसके बारे में मैं आपका बेस बाद में प्रिपेयर कर पाऊंगा जब हम तमिलनाडु से उसको पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं ब्लैक कॉन्टिनेंट की, अफ्रीका। टॉप में इसके आपको देखने को मिलते हैं एटलस माउंटेन, और सदर्न में देखने को मिलते हैं आपको इसके ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन। आई रिपीट, ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन इसका नाम है। यहाँ पर रिवर नाइल आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर एनाकोंडा मिलते हैं, और इसका लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। बगल में इसके एटलांटिक ओशन। ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ से तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पास होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाली बात। उसके बाद साउथ अमेरिका, लेंदिस रिवर, अमेजन रिवर। लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन जो कि इस कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, जो कि वर्ल्ड के सबसे लंबे माउंटेन चेन है, एंडीज माउंटेन। कॉन्टिनेंट जहाँ से 2 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पास होते हैं, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट साइड पे जो माउंटेनियस चेन है, डेट आर नोन एज, इसको प्रोनाउंस करते हैं एस, मैं बोलता हूं ध्यान से सुनना, एपेलेशियन माउंटेन। वेस्ट साइड पे हैं रॉकी माउंटेन्स या रॉकी माउंटेन चेन। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से सिर्फ एक ही वो पास होता है, इंडिया का ध्यान रखना है, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है। और इसमें और कुछ रह गया। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, कॉन्टिनेंट भी, ये वाली बात याद रखना। कॉन्टिनेंट विच इज इनहेबिटेबल बाय ह्यूमंस टिल नाउ इज एंटार्क्टिका। यहाँ पर इंडिया के रिसर्च स्टेशन है। ठीक है। कोई मुझे नाम बता सकते हैं उनके? मैत्री है, और एक दक्षिण गंगोत्री है ना, दक्षिण गंगोत्री। और भी हैं, और भी खुल गए हैं वैसे तो, मैं आप उसकी लिस्ट आपको दे दूंगा सारी की सारी। कुछ ऐसे हैं जो न्यूज़ आइटम वगैरह में कम कवर होते हैं,
छोटे छोटे रिसर्च स्टेशन भी है, मैं आपको और भी नाम बता दूंगा मैं आप सबको, ठीक है, लिस्ट में दे दूंगा। अभी बेसिक प्रिपेयर करो, क्योंकि 6 क्लास की बात है, मैं यहीं पर सारी बातें नहीं करना चाहता, हमारे पास बहुत कंटेंट है तमिलनाडु में कवर करने के लिए, ये तो बेस है। अब मैं आपको 2-4 चीज़ें इसमें से और बताता हूँ, 2-4 चीज़ें और याद रखना। एस शेप्ड ओशन इज नोन एज एटलांटिक ओशन। ट्राइंगुलर ओशन इज, पता, अब मुझे नहीं पता ट्राइंगल कैसे बनता है, मुझे तो ये अमित, ये तो ट्रेडिंग का डबल टॉप डबल बॉटम लग रहा है मुझे, है ना, लेकिन फिर भी इसको ट्राइंगल लेकिन ये तो फिर भी ट्राइंगुलर ओशन कहा जाता है, ठीक है, ये ट्राइंगुलर ओशन है। फिर लार्जेस्ट ओशन कौन सा? पैसिफिक ओशन। ये यहाँ से इतना और उसके बाद इतना, ये दो जगह कैसे फैल गया यार, ये आधा इधर है आधा इधर है, क्योंकि अर्थ गोल है। ये यहाँ से जब आप गुजरोगे तो इस तरफ पहुँचोगे, ठीक है, तो ये कुछ मिलाकर ऐसा इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, जहाँ पर लार्जेस्ट चेन है वॉल्केनिक आइलैंड्स की, और वहाँ पर अर्थक्वेक्स भी आते हैं और वॉल्केनो भी आते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, कभी और देखेंगे। अब जो ऊपर एनसीईआरटी आपको लाइन बोल रहा था, ध्यान से देखो, सारे ओशन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि नहीं है, बताओ, कोई भी गैप है? पानी को तो वैसे भी कोई चीज़ नहीं रोक सकती कहीं से, लेकिन चलो शुरुआत कर लो, जैसे खुद ही देख लो, पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, चलो आपको लगता है ऊपर से नहीं जाना चाहिए, ऊपर से नहीं जाते लोग, पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, इंडियन ओशन, और दोबारा यहाँ से कनेक्ट करते हुए पैसिफिक ओशन, और इस साइड जाओगे दोबारा इस साइड पहुँचोगे। सारे के सारे ओशंस कनेक्टेड है कि नहीं है? तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, याद रखना। एग्जामिनेशन प्रेशर में बहुत सारे लोग मैंने देखा है गलती करते हैं, स्टेटमेंट्स बहुत बेसिक आती हैं, लेकिन उनको लगता है फिर दिमाग में ना एक चीज़ के यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो इतना ईजी कैसे हो सकता है, इसमें पक्का कोई ना कोई ट्रिक होगी। तो ओवर थिंकिंग करने की वजह से भी कभी कभार मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है, ये गलती मत करना। और हम एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में एक एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें होगा क्या, आपका एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी के अंदर एक एक कॉन्टिनेंट के मेंस के क्वेश्चन निकलते हैं, लेकिन मेंस के क्वेश्चन कॉन्टिनेंट बेस्ड यूपीएससी में नहीं निकलते हैं। यूपीएससी कॉन्टिनेंट की गहराई में जाकर पूछता है प्रीलिम्स की स्टेटमेंट, जैसा कि 2020 में अट मोस्ट डीप लेवल पे चला गया था, जब उसने ये पूछ लिया था, मैच द फॉलोइंग करवा ली थी उसने, कुछ इतनी मेजर रिवर्स की कि ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए भी वो डिफिकल्ट लग रहा था क्वेश्चन, लग रहा था नहीं, थेम्स रिवर उसने दे दी बीच में। अब मैंने नमस्ते लंदन देखी हुई थी तो मेरे लिए आसान हो गया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि उसमें वो बोलता है कि एक डायलॉग आता है कि ऋषि कपूर बोलता है जब वो पंजाब जाता है कि वो लंदन की गंगा है, तो मुझे पता लग गया था वो यूके के आसपास है, लेकिन वो टफ थे ऑप्शन कुल मिलाकर। वो टेबल डायरेक्टली उन्होंने उठाई थी तमिलनाडु से, और आई थिंक 6th या 7th क्लास में दे रखा है वो, मतलब ये जो कॉन्टिनेंट के चैप्टर है ना तमिलनाडु के अंदर, ये कुछ कॉन्टिनेंट 6th क्लास में है, कुछ 7th में है, कुछ 8th में है। तो यहाँ से आपके जितने कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं उसके ऊपर एक एक चैप्टर है, वो आपका कवर हो जाएगा। आप कोई सा भी एग्जाम दो, कॉन्टिनेंट का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको फिर ये नहीं देखना है कि यहाँ से जो इक्वेटर की लाइन पास हो रही है इस कॉन्टिनेंट से, तो मेजर सिटीज़ और मेजर कैपिटल सिटीज़ कौन सी हैं, कौन सा इंडस्ट्रियल सेंटर है। जैसे ज्योग्राफी में आपका एक सिलेबस है दोस्तों मेंस के अंदर, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज एंड देयर लोकेशन, है ना, ऐसा करके एक वो है इंडस्ट्रियल फैक्टर एंड लोकेशंस, वो करके वो भी इससे कवर हो जाएगा आपका। और अच्छी बात यह है उधर हर कुछ टेबुलर फॉर्मेट के अंदर दे रखा है, और एनवायरनमेंट कवर हो जाएगा इंटरनेशनल रिलेशंस की एंगल से, क्योंकि वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना की यूनिक स्पीशीज़ दे रखी हैं जो कि एक कॉन्टिनेंट में कहाँ पर मिलती हैं, उसका टेबुलर फॉर्म है विद इमेजेस गिवन है वहाँ पर, जो कि हमारी PMFIS की बुक में भी नहीं है, ठीक है, तो हम ऐड कर देंगे बाद में अपनी PMFIS की बुक में वैल्यू एडिशन। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी और मैंने आपको कवर करवाती, तो जो जानते थे इन सब फैक्ट्स को अच्छी बात है, जो नहीं जानते थे तो बात जान गए हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, लिथोस्फीयर हमारा कवर हो गया।
एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड से थे और तेंजिंग नोर्गे शर्पा इंडिया से थे। ये पहले ऐसे मेल मेंबर्स थे जिन्होंने हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करा था ऑन द प्लैनेट 29 मई 1953 को। जंको तेबई जो कि जापान से थी, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब द हाईएस्ट पीक वॉज 23 मई 1984 बचेंद्री पाल। अगर आप में से बहुत लोग CBSE में से हो, 9th क्लास में जो हिंदी हुआ करती थी ना हमारे पास, उसमें चैप्टर था इनके ऊपर, बचेंद्री पाल के ऊपर। कभी उसको पढ़ना, उसका अंदाज़ा लेने के लिए, ठीक है, कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं। अच्छा, मैं आपको ये तो फैक्ट है। अब ये पहले पूछे जाते थे बड़े सारे एग्जाम से, आजकल तो निकलेंगे नहीं। SSC वगैरह दे रहे हो तो थोड़ा सा देख जाना, वैसे तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना एक क्वेश्चन मुझे बताना आज आप क्लास के बाद। क्वेश्चन ये है कि अब ये चीज़ें मैं आपको नॉर्मली थोड़ी ना पढ़ाता हूँ, मैं तो आपको डेप्थ में लेकर जाता हूँ, जो कि दूसरे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। एक कॉमन चीज़ देख रहे हो, सबसे पहले तो हम डिकोड करते हैं डू यू नो के बॉक्स में किससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और बंदों के नाम को उठाकर और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग करने वाले मेल थे कि फीमेल थे, तो वो मेल थे। 2 मेंबर थे, एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड से और तेंजिंग नोर्गे शर्पा इंडिया से, ठीक है। तो इंडिया ने महारत हासिल करी थी कि पहली बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाला भारतीय कोई था, ठीक है। 1953 के अंदर ऐसा हुआ, ओके। दूसरा, औरत ने किसी सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट को कब क्लाइंब करा, समिट तक पहुंची, जंको तेबई जापान से, हमारे भारत से थी नहीं। भारत से 1984 में गई 23 मई को बचेंद्री पाल, ठीक है। तो ये एक तो टाइमलाइन याद रखना। फिर आप एक चीज़ देखोगे, अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान से रीडिंग करो NCERTs की, ये भी मई के महीने में जा रहे हैं चाहे जो भी साल हो, ये भी मई के महीने में जा रहे हैं चाहे जो भी साल हो, और ये भी मई के महीने में जा रहे हैं चाहे जो भी साल हो। ये देखो, ये पैटर्न ना कभी कोई पता नहीं लगा पाता, आज तक मैंने किसी को नहीं देखा जिनसे पूछा है मैंने। ये कोइंसिडेंस थोड़ी ना है कि 1953 में वो भी मई में गए, 75 में वो भी मई में गए, 84 में वो भी मई में गए। आप मुझे बताओगे मई मंथ में ही माउंट एवरेस्ट को सारे के सारे क्लाइंबर्स क्लाइंब करके महारत क्यों हासिल करते हैं, वाई नॉट एनी अदर मंथ? ये आप मुझे बताओगे थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करके, अच्छे से एक मुझे 150 वर्ड्स के अंदर लिखकर मुझे बताओ। क्यों बोल रहा हूँ, मीन्स के अंदर नहीं निकलेगा। अगर आपने कभी बोल दिया ना मुझे पहाड़ों पे घूमना पसंद है, मुझे हल्का सा कभी इंटरव्यू में कभी निकल गया, इस चीज़ से क्वेश्चन निकल सकता है, सच बता रहा हूँ। ये कभी कोई सोचता नहीं है, इस चीज़ से क्वेश्चन निकल सकता है और निकले हुए हैं इस तरीके से क्वेश्चन। कुछ कलीग्स और कैंडिडेट से जिनसे मैंने बात करी कभी कभार, तब मैंने भी जब दोबारा से NCERT को देखा था तब मेरी भी बुद्धि खुली थी। मैंने कहा अच्छा यार, तो एक पैटर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो एक झांसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, मैं अभी वहाँ पर होकर आया 2 दिन के लिए, जैसा कि आपको पता है मैंने ऑफ रखा था। ऑन रिकॉर्डिंग में वाली बात बोल रहा हूँ, कुछ बताने के लिए, आप सबको एक बात बताने के लिए। झांसी के जो कलेक्टर है, ऑब्वियसली IAS ऑफिसर, काफ़ी लेट इन्होंने UPSC निकाला, बिकॉज ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं। इन्होंने पहले IIT क्लियर करा, उसके बाद इन्होंने कहीं जॉब करी, कुछ भी करी। आई थिंक 29 या 28 ईयर्स की एज में इन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट में अपना UPSC क्लियर करा। एंड ही इज़ द फर्स्ट एंड द ओनली IAS ऑफिसर ऑफ इंडिया जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करा। मैं इस पर्पज से गया था, मेरा जो कज़न ब्रदर है वो मूवीज़ वगैरह बनाता रहता है छोटे लेवल पे। अब वो झांसी के कलेक्टर के ऊपर मूवी बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड उनकी उससे बात होती रहती है, तो वो अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। नाउ ही इज़ प्लानिंग टू रिज़ाइन फ्रॉम IAS ऑल्सो, और वह पॉलिटिक्स में घुसना चाहता है। तो लाइफ में इनसे ये सीखने को मिलता है कि कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए। जहाँ पर आपकी पोटेंशियल जहाँ आपको अलाउ करे, आप बढ़ते रहो।
बिकॉज द फैक्ट ऑफ द लाइफ इज़ कि न्यू इन्फॉर्मेशन सीख करना और नॉलेज या फिर नई चीज़ें एक्सप्लोर करना वो कभी रुकना भी नहीं चाहिए। और जो इंसान जहाँ पर वो रुक गया फिर वो उसके लिए वो फिक्स हो जाता है, वो इसके लिए एक तरीके से काइंड ऑफ कंफर्ट जोन उसका वो हो जाता है। नाउ इज प्लानिंग टू रिजाइन फ्रॉम IAS ऑल्सो, कि वो IAS से रिजाइन करके वो पॉलिटिक्स में घुसना चाह रहे हैं। जो भी उनका प्लान है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट वगैरह लेकर वो पार्लियामेंट के अंदर वो बनेंगे और इलेक्शन वगैरह लड़ेंगे, जो भी उनका प्लान है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और उससे पहले दोस्तों ये शायद से जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली थी, बात हुई थी, तो नेवी में भी रह चुकी है ये। तो नेवी में रहने के बाद फिर इनका एक सपना था कि मतलब मैं थोड़ा सा IAS दूँ और वो करूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने जब ये जाते थे तो एवरेज से पहले ना आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि एक्सपोर्ट सुपरविजन के अंदर, आप ऐसे ही नहीं जा सकते। इन्होंने फिर कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स की ट्रेनिंग ली और उसके बाद इन्होंने चढ़ाई करी। कॉन्टिनेंट्स, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं पृथ्वी पर। हर एक कॉन्टिनेंट एक बड़ी वाटर बॉडी से सेपरेटेड है, यानी कि ओशन से, सी वाटर से। कॉन्टिनेंट्स के नाम है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, एक बात याद रखना, प्रीलिम्स का एक फैक्ट, ज़्यादातर जो ज़मीन का टुकड़ा है यानी कि ज़्यादातर जो लिथोस्फीयर का पार्ट है ना, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है रेदर देन सदर्न हेमिस्फीयर। देखो हेमिस्फीयर कैसे पता लगाते हैं, इक्वेटर की लाइन को रेफरेंस मान के, याद है? ये इक्वेटर की लाइन, इससे ऊपर जो भी है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इससे नीचे जो भी है वो सदर्न हेमिस्फीयर। लैंड का टुकड़ा देख रहे हो ज़्यादा कहाँ मिल रहा है आपको, देख रहे हो? ये चल ही नहीं रहा, और इधर सिर्फ इतना सा लैंड का टुकड़ा है सदर्न हेमिस्फीयर में। ऊपर देख रहे हो कितना ज़्यादा है। ये प्रीलिम्स का एक फैक्ट है, याद रखना बस इसे। क्या सीखा आपने कि लैंड मास ज़्यादातर कहाँ लाया करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब बात करते हैं कि कॉन्टिनेंट की फटाफट से। सबसे पहले एशिया। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, 1/3 अर्थ का एरिया कवर करता है एशिया। कॉन्टिनेंट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर आप कैसे पता लगाओगे, जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर से जो चीज़ होकर गुजरती है तो वो नॉर्दर्न और ये साउथ। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है एशिया से। एशिया यूरोप से सेपरेटेड है थ्रू अ चेन ऑफ माउंटेन्स, उरल माउंटेन्स, वेस्टर्न साइड पे, जैसे कि मैंने अभी दिखाया भी था आपको। अब क्योंकि यूरोप और एशिया के बीच में मैंने आपको बताया बाउंड्री तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार, इस चेन को कंबाइंडली बोलते हैं यूरेशिया। फिर बात करते हैं यूरोप की। यूरोप काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू एशिया। कॉन्टिनेंट एशिया के वेस्टर्न साइड पे लाई करता है। आर्टिक सर्कल यहाँ से पास होता है, यानी कि 66.5 डिग्री की लाइन। वाटर बॉडी से तीनों साइडेड पर ये सराउंडेड है। ठीक है, तीनों साइडेड से कैसे, इसको मिटाते हैं। ये देखो 3 साइड कैसे, ऊपर आर्टिक ओशन, नीचे मेडिटेरियन सी और वेस्टर्न साइड पे एटलांटिक ओशन। ये समझ गए, इसलिए। अच्छा, कोई कॉन्टिनेंट ऐसा है जो लैंडलॉक्ड हो, जो लैंडलॉक्ड हो? कोई कॉन्टिनेंट दिख रहा है आपको यहाँ पर जो लैंडलॉक्ड हो? नहीं है, कोई कॉन्टिनेंट नहीं है ऐसा। ठीक है, याद रखना। फिर अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। इक्वेटर या 0 डिग्री की लाइन ऑलमोस्ट इस कॉन्टिनेंट के मिडिल से गुजरती है। ठीक है, इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पास होते हैं। मैंने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सारा डेजर्ट जो कि दुनिया का, पृथ्वी का सबसे ज़्यादा गर्म रेगिस्तान है, वो अफ्रीका के अंदर लोकेटेड है।
ये कॉन्टिनेंट तीनों साइड पर ओशंस और सीज से घिरा हुआ है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल यहाँ से पास होती है। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। साउथ अमेरिका से ये लिंक्ड है बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड एज इस्थमस ऑफ पनामा। अब ये एक ना स्ट्रक्चर होता है ज्योग्राफी के अंदर, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ये कैसे बनता है, क्या होता है इस्थमस। जैसे मैंने आपको बताया था ना बे ऑफ बंगाल, हम लोग बे ऑफ अरेबियन सी क्यों नहीं बोलते हैं? बे की एक डेफिनेशन होती है बे के, बे क्या होता है, ऐसी इस्थमस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, बता देता हूँ। इस्थमस एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है जो कि दो लैंड मासेस को ज्वाइन करता है। तो ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जो ज्वाइन करता है वो है इस्थमस ऑफ पनामा। अब ऐसे ही जो इस्थमस होता है ना, जो दो लैंड मासेस को ज्वाइन करता है, जब लैंड मासेस को हटाकर आप यहाँ पर वाटर बॉडी लिख दो ना, वाटर बॉडी, ये बन जाता है। यहाँ पर देखो स्ट्रेट एक ऐसा नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है जो कि दो लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। यहाँ पर देख रहे हो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, और जो कि दो लैंड मासेस को कनेक्ट करे। आप लैंड वर्ड हटाकर दोनों जगह वाटर बॉडी को रिप्लेस करोगे ना, एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर या नैरो पैसेज ऑफ वाटर जो कि दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे, लाइक ओशंस और सीज का संगम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो होता है स्ट्रेट। बस इस डेफिनेशन के अंदर कैसे भी इसको यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्थमस इज कंसर्न ऑल अबाउट लैंड का छोटा सा टुकड़ा जो कि दो बड़े लैंड मासेस को जोड़ता है। स्ट्रेट इस पानी का नैरो सा चैनल जो कि दो लार्ज बड़े बड़े पानी के स्रोत को जोड़ता है। बस जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ऐसे ही मान लो कि जो राम सेतु के जो पत्थर हैं, जो विश्वास करा जाता है कि वो पत्थर तैर रहे हैं, यहाँ पर एक स्टेट है। कोई मुझे तो स्टेट का नाम बता सकता है? नहीं पता तो पता करके बताना, ठीक है? हाँ, वेरी गुड, पाल्क स्टेट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वो कंप्लीटली लाई करता है नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर, और ये 3 ओशन इस कॉन्टिनेंट को सराउंड करते हैं। साउथ अमेरिका सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है ज़्यादातर, ठीक है, और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज, ठीक है, वो यहाँ पर रन करती है नॉर्थ टू साउथ। साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है अमेजन। अब ध्यान से सुनना, ये लार्जेस्ट रिवर है अमेजन। नाइल के बारे में हमने क्या पढ़ा? नाइल वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, ये वाली बात याद रखना, ठीक है। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं लेकिन वही वाली बात है यार, एक भी नंबर क्यों खोने, अपने आप पे घमंड मत लाना कि ये तो हमने बचपन में पढ़ा था, इतना तो जानते ही हैं, ये क्या है। एक क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, और 1 नंबर आपकी एंट्री दिलवा देगा उस साल आपको मेंस आंसर, आप मेंस सर्टिफिकेट लिख सको, तो उसको उस नज़रिए से देखा करो, ठीक है। प्रीलिम्स के अंदर कोई गलत बात है कि अगर आपके 150 मार्क्स अगर प्लस आ जाए, तो अगर आपको पता है कि आपको 120 प्लस बन रहे हैं और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो आप नहीं करोगे उसको, आप छोड़ दोगे उसको पेपर को कि मुझे तो नहीं करने, मेरा तो क्लियर हो रहा है इतने में। शोर शॉर्ट बोल सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर किसी भी एग्जाम के अंदर, बता दो कि मेरा हो जाएगा इतने क्वेश्चंस करके पक्का। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट जो कि 4 साइड से पानी से घिरा हुआ है, बाकी सब 3-3, 2-2, 1-1 ऐसे घिरे हुए हैं। एंटार्क्टिका कंप्लीटली लाई करता है सदर्न हेमिस्फीयर में, काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट है। साउथ पोल ऑलमोस्ट इस कॉन्टिनेंट के सेंटर में आता है, क्योंकि ये सदर्न पोलर रीजन में लोकेटेड है। ये परमानेंटली थिक आइस शीट से यहाँ पर एक कवर रहता है। यहाँ पर कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स फाउंड नहीं करी जाती कि यहाँ पर घर गृहस्थी बनाकर इंसान रह रहे हो। बड़े सारे कंट्रीज़ के यहाँ पर रिसर्च स्टेशन हैं, इंडिया के भी 2 हैं जो कि मैंने आपसे पूछा था, एक का नाम है मैत्री, दूसरे का नाम है दक्षिण गंगोत्री, और भी बता दूंगा मैं आपको अलग अलग, ठीक है, और भी कंट्रीज़ वगैरह के। तो ये हमने यहाँ तक कवर करा। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।